गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ अलग बिंदु को लेकर बात करेंगे। ये रील वील ऐसी कुछ नहीं है। आज तो बस ऐसी बात करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है ना। वैसे बिना फ़ायदे वाली बात हम करते ही नहीं हैं, आप सबको पता ही है। और हम आज उन प्रश्नों का जवाब देंगे जो अधिकतर क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई पूछता है कि सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, कोई पूछता है सर सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, कोई रीट की पूछता है, कोई प्री बीएसटीसी की पूछता है ना, कोई पीटीटी की पूछ लेता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, जो मेरा अनुभव है वो मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। अगर आपको अच्छे लगे अनुभव तो आप फॉलो करना, नहीं लगे तो फॉलो मत करना। इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है। मैं अपना अनुभव के आधार पर बताऊँगा कि मैंने एक साथ 8 सिलेक्शन कैसे लिए हैं, ठीक है। फेल मैं भी हुआ हूँ, वो बात नहीं कि फेल नहीं हुआ, फेल सब होते हैं, ठीक है। तो हमें गलतियों से सीखना है और किस तरह से तैयारी की जाए कि आप जल्द से जल्द सक्सेस हो जाओ, यानी आपको सफलता मिल जाए। अगर आप किसी नौकरी के लिए यानी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो जॉब आपको जल्दी कैसे मिल जाए, ठीक है। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अनुभव है ना, अनुभव सबसे आगे होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए 20 साल लगाओगे और वही चीज़ आपको वो बंदा सिखा दे जिसने 20 साल इस फील्ड में काम किया है, तो आप सीधी आपकी शुरुआत 21वें साल से होती है ना। तो इस तरह से मान के आपको ये बातें सुननी है। अगर आपको अच्छी लगे तो इन बातों को लाइक भी कर देना, और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना। करना कुछ ना कुछ ज़रूर है ना, ये नहीं कुछ ना करें, ठीक है। ऐसे ही नहीं सुनना, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट आदि की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है। और मैंने एक साथ 8 सिलेक्शन कैसे लिए, किस किस में लिए, वह सबको पता ही है। ये बात रहने दो, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए खुद की, फिर आप बोलोगे थोड़ा चना बाजे घना, वो वाली बात हो जाएगी, है ना। चलो देखो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो ना, चाहे रीट की कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग यानी योजना बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? योजना। क्योंकि योजना के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है ना। हम मान लो बिना योजना के पढ़ेंगे, बिना प्लानिंग के पढ़ेंगे, तब तो अपना सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। सिलेबस आजकल इतना बड़ा बड़ा होता है, मार्केट में बड़ी बड़ी गाइडें आती है, लोग पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी कोई योजना नहीं होती है, प्लानिंग नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले योजना बनानी है, ठीक है। वो कहा गया है ना, एक किसी फिल्म का डायलॉग है कि लड़ाई जीतने के लिए रणनीति जरूरी है ना। यानी योजना के बिना सफलता सिर्फ इच्छा है। ये शायद किसी वेब सीरीज़ का डायलॉग है। बाकी बात ये सच भी है, वेब सीरीज़ की बात नहीं है, बात ये सच भी है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग बनानी है, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ठीक है ना। योजना ऐसी बनानी है कि भाई हमें कितना पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। पढ़ना डेली है, ऐसा नहीं आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन सो गए पूरे दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 3 घंटे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो योजना बना लो आप अच्छे से, और इश्क करो। इश्क किससे करो? पढ़ाई से, है ना। आप उल्टा मत समझ लेना कि कहाँ किससे इश्क करें, तो पढ़ाई से इश्क करना है आपको। किससे? पढ़ाई से। क्योंकि देखो, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मैं मेरा बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था ना, मतलब अब भी कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जब क्या करते थे ना, तो जैसे मान लो आज कुछ टॉपिक पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो वो टॉपिक क्या है, सपने में रिवाइज हो जाते थे, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ना है कि टॉपिक आपके सपने में रिवाइज हो जाए। इससे क्या है कि आपका तो रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक दिन में पढ़ा, एक रात में रिवीजन सपने में हो जाएगा। तो इस करो पढ़ाई से, है ना। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक बुक लिस्ट बनानी है। तो ये बात हमने यहाँ की योजना में, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं। बुक लिस्ट बना लो, ठीक है। जैसे बुक लिस्ट का मतलब, जैसे क्या बताऊँ आपको मैं, हाँ, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, मतलब जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो उसी समय आपको बुक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपको अपनी किताबें चेंज नहीं करनी है। अगर वो अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, लेकिन आपको वही किताबें पढ़नी है अंत तक, ठीक है। क्योंकि ख़राब से ख़राब किताब आप पढ़ोगे ना, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर रहा हूँ मैं, देखो, ख़राब से ख़राब। वैसे किताबें ख़राब नहीं होती, सारी सही होती है। मतलब कोई भी किताबें आप पढ़ लोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है ना, आप 10 किताब ना पढ़ के एक किताब को 10 बार पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो आपको 10 किताबें ना पढ़ के एक किताब को 10 बार पढ़ना है, ठीक है। बुक लिस्ट बना लेनी है सबसे पहले। फिर जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस होता है ना, उसको आपको अपने हिसाब से सेट करना है। अपने हिसाब से कैसे सेट करना है, ये आप चीज़ें समझ नहीं होंगे ना। तो अपने हिसाब से ऐसे सेट करना है, जैसे भाई फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, उसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस है, सब कुछ है। तो उसमें आपको ऐसे करना है, जो इजी टॉपिक है वो तो साइड में रख लो कि भैया में आते हैं, उन पे कम फोकस करना है। जो हार्ड है, ठीक है ना,
जो हार्ड टॉपिक है उनको अलग कर लो। मतलब सिलेबस जो आरपीसी जारी करती है ना, या चयन बोर्ड जारी करता है, उसको अपने हिसाब से लिख लेना है। तो उससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि नहीं तो क्या है कि हम 1857 की क्रांति हमने कई बार पढ़ रखी है, शुरुआत उसी से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आपकी वीक है, जो चीज़ें आपकी कमज़ोर है, उन चीज़ों पे आपको पहले से फोकस करना है। क्योंकि पहले दिन से आप फोकस करोगे तो चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएगी। और जो इजी है उन पे भी ध्यान देना, ये नहीं इजी छोड़ दें, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है, उन पे ध्यान देना है। पाठ्यक्रम सेट कर लिया और आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। नोट्स बनाने हैं। नोट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि किताब लेके आए और हाथों हाथ ही लिखना शुरू कर दिया, तो फिर उनको पता ही नहीं चलता है कि ये किताब एक नोट्स है, मतलब ये बुक है या नोट्स है, क्योंकि पूरी की पूरी बुक छाप देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कम से कम कोई भी बुक लाओ आप, बुक की 4 बार रीडिंग करनी है। कितनी बार? 4 बार रीडिंग करनी है। 4 बार बुक को पढ़ना है, 4 बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, 4 बार किसी किताब को पढ़ ली और 5वीं बार आप उस किताब को पढ़ने जा रहे हो ना, तब आपको नोट्स की शुरुआत करनी है। किसकी शुरुआत करनी है? नोट्स की शुरुआत। कब? जब आप किसी बुक को 5वीं बार पढ़ रहे हो तभी आपको नोट्स बनाना है। पहले नोट्स नहीं बनाने हैं। पहले बनाओगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी किताब लिख लोगे, फिर नोट्स का मतलब क्या रहेगा। तो 4 बार पढ़ोगे ना, तो आपको मेरे हिसाब से 70% या 60% चीज़ें तो अपने आप याद हो जाएगी। फिर बची कुची 40% है। 40% में से मान लो 20% तो ऐसी चीज़ें होगी जो काम की नहीं है, वो हमें लिखनी नहीं है, तो नोट्स सिर्फ 20% के लिखना है, ठीक है ना। तो ये होते हैं नोट्स। तो नोट्स आपको 5 रीडिंग बनाने हैं। और नोट्स 2 टाइप के बनाने हैं। अब आप कन्फ्यूजन होगी आपके कि 2 टाइप के नोट्स कैसे। एक नोट्स तो आप 5 रीडिंग बना रहे हो, ठीक है। और एक नोट्स कौन से, जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे भाई कहा ये नामकरण वाला, आदिकाल को किसने क्या कहा, भक्ति काल को किसने क्या कहा, रीतिकाल को किसने क्या कहा, है ना। और ह्रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे मतलब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें ना, उनको उनके अलग नोट्स बनाने हैं। कन्फ्यूजन वाली चीज़ों के अलग नोट्स बनाने हैं, करीब 10 पेज के, ठीक है। ये 10 पेज आपको ना एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के जाना है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम कितना ही पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में गलत कर आते हैं। तो ये गलती कब नहीं होगी, जब आप ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें एग्जाम से जस्ट पहले 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले या एक दिन पहले देख लोगे, तो ये चीज़ें आपकी गलत नहीं होगी। और जो बड़े नोट्स होंगे 5 रीडिंग वाले, वो क्या कि हम एक दिन पहले पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ोगे ना, तो 150 पेज के नोट्स आराम से बन जाएंगे। 150 पेज तो बनेंगे, ठीक है। तो ये 150 पेज है ना, हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये नोट्स तो हमें रिवीजन के रूप में काम में लेना है। ये नोट्स रिवीजन के रूप में काम में लेना है। एक बार और सुन लेना, 2 तरह के जो आप नोट्स बना रहे हो, एक 150 पेज के नोट्स, एक 10 पेज के नोट्स। 10 पेज वाले नोट्स एग्ज़ाम से एक दिन पहले, या एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, या एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले देखना है आपको। और 150 पेज वाले नोट्स आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको डिवीजन मिलेगा, है ना। तो ये 150 पेज वाले नोट्स का तो रिवीजन करना है, और इसका क्या करना है, एग्जाम से एक दिन पहले देखना है। तो ये देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मतलब शानदार वाला कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, कि बस पहली रैंक आएगी अपने, ऐसा लगेगा आपको, है ना। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। किताब पहली रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, दूसरे में भी नहीं बनाने हैं, तीसरी रीडिंग में नहीं बनाने हैं, चौथी रीडिंग में भी नहीं बनाने हैं, 5वीं रीडिंग आप करो तभी आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो ही फॉलो करना, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कि देखो सबकी अलग अलग रणनीति होती है। मैं खुद भुगत भोगी रहा हूँ, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी देखो मैं तो खुला कहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ ना, भाई मेरे जैसी तो मतलब परिस्थितियाँ किसी की नहीं रही होगी, क्योंकि मेरी तो मतलब स्टडी कुछ अलग टाइप की है। वो गांव में से किसी को पूछ लेना, बता देंगे मेरे बारे में। बाकी आप सब मेरे हिसाब से शुरू से पढ़ रहे हो। बाकी मैंने तो सर 6 साल पढ़ाई छोड़ रखी थी, 6-7 साल पढ़ाई छोड़ के वापस आया हूँ मैं, फिर भी अच्छा कुछ कर लिया मैंने। तो आप तो आराम से कर सकते हो, चिंता नहीं करनी है, एकदम फ्री माइंड से तैयारी करनी है, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगी बुक लिस्ट की। फिर पाठ्यक्रम को अपने हिसाब से सेट करना है, और नोट्स 2 टाइप के बनाने हैं, और बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन किन का करना है? जो बड़े नोट्स बने आपके 5 रीडिंग के बाद 150 पेज के, उनके बार बार इतने रिवीजन करने हैं कि वो पेज फट जाए पढ़ते पढ़ते, है ना। तो रिवीजन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और एक चीज़ रही कौन सी, जो 10 पेज के नोट्स बना ना, वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखना है, और पहले भी देखते रहना है, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले इनको अनिवार्य रूप से देख के जाना है, ठीक है। होगी चीज़ पूरी। फिर लक्ष्य तो आपको पता ही है भी आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। लक्ष्य टारगेट, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, आप 2 नावों की सवारी नहीं करनी है। 2 नाव की सवारी कभी नहीं करनी है। आप टारगेट एक रखो, लक्ष्य एक बनाओ, टारगेट एक रखो या लक्ष्य एक बनाओ। 2 नावों की सवारी नहीं करनी है।
लोग कहते हैं ना भाई इसमें लग जाओ, ये तो आसान से आसान कुछ नहीं होता और हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप एक तैयारी करो, आप एक तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन बैक टू बैक सारे सिलेक्शन हो जाएंगे। देखो मैं मेरा बता रहा हूँ, मैंने आरएस की तैयारी करी थी 2018 में, आरएस की तैयारी करी थी, 1115 रैंक ही फेल हो गया, मतलब फेल समझ लो, कुछ सर्विस अलॉट नहीं हुई थी, फेल ही था, ठीक है ना। तो ये तैयारी मेरे सर इतनी काम आई क्योंकि मैंने यहाँ बहुत शानदार तैयारी कर ली थी। तो उसके बाद मेरे देखो सिलेक्शन की झड़ी लग गई। कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो मुझे छप्पर फाड़ के दिया है, सीधी बात है, ठीक है ना। मेरे देखो 2 फर्स्ट ग्रेड में हो गए, 2 सेकंड ग्रेड में हो गए, 2 रीट में हो गया, ये रीट है ना मेरे वेटिंग में हुआ, ठीक है, लेकिन हो गया सिलेक्शन, ठीक है। एक केवीएस में हो गया और एक आरएस में हो गया, तो कुल मिला के 8 सिलेक्शन होना एक छोटी बात नहीं है। अब आपको लगता होगा कि आराम से हो जाता है, बाकी देखो मेहनत लगती है इसके पीछे, ये मेहनत आपको करनी है, ठीक है। सफलता का एक ही रेसी है, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी कंप्लीट। और फिर लक्ष्य बना लिया, फिर उस लक्ष्य पे कार्य करना है। जैसे मेरा एक भी मतलब वीक पॉइंट है कि मैं कभी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया कभी भी। सुबह टाइम टेबल बनाता था, दूसरे दिन वापस बनाता था, तीसरे दिन वापस बनाता था, कभी फॉलो नहीं हुआ मेरे से। अगर आपसे होता है टाइम टेबल फॉलो तो आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरे से ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हुआ, मैंने तो बस उगड़ दुगड़ कैसे बड़ी करी है, ठीक है। आपको जैसा लगे आप अपने हिसाब से देखना ये चीज़, बाकी टाइम टेबल मेरे हिसाब से होना चाहिए। आगे देखो, और पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए सबसे पहले। सकारात्मक वातावरण होगा ना तब आपकी अच्छी तैयारी होगी। क्योंकि लोग कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाओगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे आपके साथ थोड़े दिनों बाद, ऐसे लोग कहेंगे आपको। तो आपको इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। लोग आपको देख के हंसे तो आप भी उनको देख के हंस लो, ठीक है, कुछ नहीं, बस मौज करो, है ना। तो सकारात्मक वातावरण रखना है और सेल्फ मोटिवेशन, खुद पे भरोसा होना चाहिए। नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना। खुद पे भरोसा रहेगा ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो मेरा जैसा बच्चा, लड़का, बालक कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप आराम से कर सकते हो। देखो मेरा कोई ऐसा मेरे फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। मैं तो बस शौक से इधर उधर पढ़ के हो गया मेरा काम, ठीक है ना। बाकी देखो नहीं तो मुझे कोई बताने वाला था, नहीं तो गाइडेंस देने वाला था, नहीं कुछ कहने वाला था। देखो हमें वो भी नहीं कहने वाला था कि भाई आप ये पढ़ाई करो, ठीक है, घर वालों को भी पता नहीं था, वो तो बेचारे क्या कहें। तो ये चीज़ क्या है कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है। कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। देखो आप तैयारी कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो, ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हो। तो सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे, ठीक है, 1 मिनट है ना। अगला देखो, टॉपिक पढ़ने से पहले, मतलब कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, देखो ये चीज़ें आप है ना फॉलो कर लेगा ना तो आपका पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। देखो मैंने जहाँ गलतियाँ करी है ना, मैं वो गलतियाँ आपको बता रहा हूँ, ये गलती आप ना करो। क्योंकि देखो गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, बार बार पता नहीं कौन कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कभी वहाँ कोचिंग करते हैं, कभी ये किताब पढ़ते हैं, कभी वो किताब पढ़ते हैं। इतनी नहीं पढ़नी चाहिए, इतनी आप कब पढ़ोगे। मैं तो भी सीधा बोलता हूँ, लोग बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ते हैं, इतनी बड़ी गाइड, देखो आप समझ रहे होंगे मेरे भाव। तो मैं तो ये समझता हूँ इतनी आप है ना रिटायरमेंट हो जाओगे ना तब तक ये चीज़ें आपको याद नहीं होगी। तो आपको कम पढ़ना है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। देखो स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क शामिल है, यह नहीं कि हम बस बिल्कुल सर ने कह दिया वैसे नहीं करनी है, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। टॉपिक पढ़ने से पहले क्या करना है आपको, आए हुए क्वेश्चन देखना। जैसे 1857 की क्रांति है, इसमें से कौन से प्रश्न अब तक आ रखे हैं, इसके लिए एक दिशा करके किताबें आती है, अच्छी किताबें मैंने देखी है, पढ़ी तो मैंने नहीं है, देखी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आए हुए क्वेश्चन सारे हैं, जैसे हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप पहले देखोगे, फिर वो टॉपिक पढ़ोगे ना, फिर आप देखो आपका टॉपिक कैसे शानदार तैयार होता है। तो हम क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन देखते नहीं हैं। तो हमें क्वेश्चन देखना है, टेस्ट सीरीज के नहीं देखने हैं, जो आए हुए क्वेश्चन वही देखना है। कौन से क्वेश्चन देखना है, जो आए हुए क्वेश्चन है, जो पुराने एग्जाम में पूछ रखे क्वेश्चन है वही देखना है। टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, वो सबका बिजनेस है उनका। बाकी देखो उनका चल रहा है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, आपको टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, RS से लेके चपरासी तक कहीं भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी वो टॉपिक आपके सिलेबस में, तो उन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। देखो मैं एक चीज़ मानता था कि आया हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना है, आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। चाहे आया हुआ मतलब किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और स्कूल वाली किताब यानी 6 से 10 की किताबों में से जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लोगे ना, एक तो आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एक कौन सा आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है, 6 से 10 की जो किताबें चलती है स्कूल में
उन किताबों से जो टॉपिक अपने सिलेबस में वहाँ से कोई क्वेश्चन आया है, ये अपने गलत नहीं होते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, लिखित में मैं समझौता कर सकता हूँ। ये तीनों चीज़ें आप अगर फॉलो कर लो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें देखो मैंने करीब से देखी है, मैंने बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी है, छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं और अच्छे राइटर की किताबें पढ़ी है, ठीक है ना। तो मैं अपने अनुभव से ये चीज़ें बता रहा हूँ और मेरे दोस्त हैं उनके अनुभव से ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी ज़िंदगी है, ठीक है ना। बाकी मैं कहने वाला कौन होता हूँ, बाकी मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। बाकी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, मैं काफ़ी थोड़ा बिजी हो गया था बीच में, बताने कहाँ तो मैं बता नहीं पाया, तो सोचा साथ में एक वीडियो बना देंगे। तो आप ये चीज़ें देखो, इनको फॉलो करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। अगली बात, टारगेट एक रखना है। या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड की करनी है, रीट की कर रहे हो तो रीट की करनी है, पशु परिचर की कर रहे हो तो पशु परिचर की ही करनी है, ठीक है ना। ऐसे तैयारी करोगे ना तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हम क्या है कि भाई हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा सिलेबस अलग होता है, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। देखो बेरोजगार होता है ना आदमी, तब उसको लगता है कि भाई ये करना चाहिए। देखो करना चाहिए, अगर आपको खुद पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है और आप मेहनती हो, तो आप एक टारगेट सेलेक्ट कर लो, फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। देखो खुद पे भरोसा नहीं है तो वो अलग बात है, अगर आपको खुद पे भरोसा है ना तो आपका आराम से हो जाएगा। देखो मैंने कोई फॉर्म ही नहीं भरे थे, मेरा एक ही टारगेट था, ये तो प्रशासन में जाना है या फिर एजुकेशन में जाना है। तो इनके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया, ठीक है, फॉर्म वगैरह लगा दिए, बाकी एग्ज़ाम नहीं दिया। तो क्या है कि घर वालों को बताने के लिए आप एग्ज़ाम भले ही दो, बाकी है ना ये चीज़ें आपको फिक्स करनी है कि टारगेट एक ही रखना है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात है ना, मेरा भाव क्या है, ठीक है। अगला देखो आप, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे, हर एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। क्या होता है सिलेबस, हिंदी में कहते हैं इसको पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम ही कहता है ना। हर एग्ज़ाम का सिलेबस होता है, जो चीज़ सिलेबस में लिखी गई है आपको सिर्फ वही पढ़नी है। अगर सिलेबस में प्रताप लिखा है तो आपको प्रताप भी पढ़ना है, सांगा को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, अगर बाहर से क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो कोई नहीं कर पाएगा, हार्ड क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वही गलत हो जाएगा ना आपका। तो जो चीज़ सिलेबस में ना उन पे आपको मतलब फोकस करना है, ठीक है। सिलेबस में मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ प्रताप का, जैसे सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान इतिहास से कुछ शासकों के नाम लिखे हैं, राज सिंह, प्रताप और राय सिंह, ऐसे करके 4-5 शासक मैं बोल रहा हूँ अभी। तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन कि निम्न में से मेवाड़, जैसे कौन सा क्वेश्चन बताऊँ आपको, एक क्वेश्चन आया था, इन 4 शासकों का नाम दे दिए ऑप्शन में, ठीक है। अगर हमें अपना सिलेबस पता है कि सिलेबस में ये शासक लगे हैं, ये चीज़ लगी है, तो हम है ना वो क्वेश्चन सीधा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई अमर सिंह तो सिलेबस में नहीं है और एग्जामिनर ने अमर सिंह ऑप्शन में दिया है, तो सीधा ही गलत है ना। वैसे देखो एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया हिंदी का, तो बालकांड करके अपने ये कोई टॉपिक लगा था बालकांड का, तो उसमें क्या हुआ था, बालकांड इतना बड़ा कि वो सारी पंक्तियाँ याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस बार एग्जामिनर ने क्या किया कि बालकांड से एक पंक्ति पूछ ली, किसी को वो पंक्ति आती नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा उसमें कि भाई बालकांड अपने सिलेबस में तो पंक्ति बालकांड से होगी, मैंने लगाया टोरा, क्या लगाया, टोरा लगाया, तो मेरा वो सही हो गया। सही क्यों हुआ, क्योंकि अपने सिलेबस में बालकांड है, तो एग्जामिनर जो सिलेबस में वही पूछेगा ना, उत्तरकांड थोड़ी पूछेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है ना। यही गलतियाँ हमसे होती है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। मेरे भाव आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। देखो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे देखो आप, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, ठीक है ना। और एक वो है ना, एक मुझे शायरी याद आ रही है इस पे, वो कहते हैं ना कि कितना आसान हो जाता है जब जीवन में विकल्प नहीं होते हैं। मतलब आप है ना एक टारगेट रखोगे ना तो सब चीज़ आसान हो जाती है। जब हमारे पास विकल्प होते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें विकल्प रखना ही नहीं है, विकल्प बंद कर देना है। मैं एग्जाम की बात करूँ, दूसरे विकल्प आप भले ही रखो, बाकी एग्जाम मतलब टारगेट एक रखो और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ो। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वो शायरी इस पर सटीक बैठ रही है कि कितना आसान हो जाता है जब जीवन में विकल्प नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगली चीज़, सही गाइडेंस ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा सही गाइडेंस क्यों ज़रूरी है। देखो कोई भी भर्ती आती है, जैसे भी पशु परिचर की भर्ती आई, 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब 17 लाख में कम से कम 10 लाख बच्चे तो तैयारी कर ही रहे हैं। सीटें कितनी है, 5,000 सीटें ना, तो सिलेक्शन इनका ही हो, इतना का होना है, वो इतने पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइडेंस की कमी होती है। पता नहीं वो क्या क्या पढ़ लेते बच्चे, उनको पता ही नहीं होता। देखो मैंने तैयारी शुरू की थी ना, मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे ये पता था राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है, और भारत की राजधानी दिल्ली है, और छोटी बड़ी चीज़ें मुझे पता थी, बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था। मैं देखो एक्सेप्ट करता हूँ, सीधी बात है, जो चीज़ें पता नहीं थी
ठीक है ना। देखो अपनी कमजोरी आपको पता है तो उसे आप स्वीकार करना सीखो। आप जब स्वीकार करना सीख जाओगे ना तो आपका काम समझ लो आधे से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ज़रूरी है कि आपको सही गाइडेंस देने वाला हो, क्योंकि पढ़ते तो सभी है। तो हमें क्या है, भीड़ से अगर निकलना है, अलग होना है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो सही गाइडेंस रखो और गुरु हमेशा एक ही रखो। गुरु एक ही होना चाहिए। गुरु कितना होना चाहिए? गुरु एक ही होना चाहिए। कहा गया है ना, गुरु भले ही एक ही रखो चाहे गेला ही हो, गेला एन पागल, भले ही गुरु एक ही रखो भले ही वो पागल ही हो। तो गुरु एक रखो आप, और आपका बेड़ा पार आराम से हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाव आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और आगे अगली बात, मैं देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो बातें तो बहुत है कहने के लिए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही मुझे लग रहा है ये वीडियो घंटे के आसपास बन ही जाएगा, ठीक है। आगे देखो आप, पूरा सिलेबस आपको साथ लेकर चलना है। पूरा सिलेबस क्या करना है, साथ लेकर चलना है खंड विधि में। जैसे देखो मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ। मैं क्या करता था कि जैसे हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं ना, हिंदी की आप हिस्ट्री की बात कर लो, किसी की बात कर लो ना, तो आपके 10 टॉपिक सिलेबस में। तो मैं क्या करता था, मेरी थोड़ी तैयारी अलग थी। आप क्या करते हो कि पहला टॉपिक पढ़ा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते पढ़ते हो आप 10 टॉपिक। तो आप जब 10वां टॉपिक पाते हो ना, तो पहला टॉपिक साफ हो जाता है ना। तो इसके लिए मैंने क्या, खंड विधि करके शिक्षण विधि आती है, टीचिंग मेथड है। अगर आप रीट की तैयारी आपने करी है, सेकंड ग्रेड की करी है, तो मेरे हिसाब से आपको भली भांति उसका पता है। तो खंड विधि है, उसमें मैंने क्या किया कि 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक का मैंने क्या करा है, इन 10 टॉपिकों को पीरियड बना लिए। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, ठीक है। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। तो मैंने इसमें क्या किया है, 10 टॉपिकों को डिवाइडेशन कर लिया 3-3 टॉपिक में। आधा घंटा इससे पढ़ा, आधा घंटा इससे पढ़ा, आधा घंटा इससे पढ़ा, मतलब 1.5 घंटे में मैंने 10 टॉपिक को छू लिया। मतलब जब ये मेरे टॉपिक पूरे होंगे, मतलब आपको पता है आधे घंटे में कोई टॉपिक पूरा होता नहीं है। जब भी मेरे ये टॉपिक पूरे होंगे तो मेरे रिवीजन कितने होंगे, एक साथ ही 3 रिवीजन मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो पूरा सिलेबस अगर आप साथ में लेके चलोगे, खंड विधि से पढ़ोगे, भाई क्रांति पढ़नी है आपको, एक दिन में पढ़ो या 4 दिन में पढ़ो, भाई पढ़ाई वही अच्छी है ना जो चीज़ें आपको याद है। मैं ये मानता हूँ पढ़ाई वही है। कोई आपको नींद से उठा के पूछ लेना कि आवा का शासक कौन था, तो आपके मुंह से निकले कुशाल सिंह, तो वही पढ़ाई आपकी सार्थक साबित होगी। बाकी ऐसे ही पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। आप जब भी सो ना, सोते समय सोचो कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, चिंतन करो हमें कुछ आता कि नहीं आता, याद है कि नहीं है। जब आपको चीज़ें याद होगी तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो आपको पता ही है भर्तियाँ कितनी लेट आती है, वो कितनी लेट पूरी होती है। तो राजस्थान में क्या है, एक भर्ती मतलब 5 साल, ठीक है ना। माहौल बनेगा कि अभी आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है। बाकी ये चीज़ें आप सबको पता है, मैं तो नहीं कहूँगा, आप सबको पता है भर्तियाँ कैसे आती है। सब जगह है, राजस्थान के हर स्टेट में यही हालात है। तो आपको क्या है कि अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ऐसी मेहनत करनी है कि आपको अगली भर्ती का वेट नहीं करना पड़े, ठीक है ना। देखो मेरा फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट अटेम्प्ट था, उनमें भी हो गया। मतलब सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट ही थे। बाकी एक रीट वाला था ना, वो मैंने बीएड के साथ दिया था, उसमें मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था मामला। वो क्या हुआ था, अगर आप पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। आगे देखो आप, पूरे सिलेबस को साथ लेके चलना है, ठीक है। और पेशेंस रखना है। पेशेंस यानी धैर्य, हिंदी में धैर्य कहते हैं ना, पेशेंस हो, मुझे आती नहीं थी इंग्लिश में धैर्य कहते हैं, इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, हिंदी में धैर्य कहते हैं ना। तो धैर्य रखना है आपको, है ना। धैर्य रखोगे ना आप तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब पेशेंस के साथ पढ़ना है। हम क्या करते हैं कई बार कि एक बार सिलेबस हो जाए फिर सारी चीज़ें याद कर लेंगे, इस एक बार के चक्कर में एग्जाम आ जाता है। ये मेरे साथ हुआ है कई बार कि एक बार सिलेबस पढ़ लें फिर हमने बस सारे को फाड़ के पढ़ लेंगे अच्छे से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़ा तो एक टॉपिक आपको सारा आना चाहिए, 2 पढ़े 2 आपको सारे आने चाहिए। मतलब पेशेंस के साथ पढ़ना है, धैर्य के साथ पढ़ना है। आपको बांस का पेड़ बन जाना है। बांस के पेड़ के बारे में आपने सुना होगा, बांस हम बोलते हैं ना, बांस का पेड़, भाई मैंने देखा तो नहीं है, कहीं पढ़ा है, ठीक है ना। बांस का पेड़ बोलते हैं ना, तो वो 6 महीने में नहीं उगता, 12 महीने में नहीं उगता, 1.5 साल में नहीं उगता, 2 साल में नहीं उगता, 2.5 साल में नहीं उगता। वो 3 साल बाद उसका अंकुर निकलता है, 3 साल बाद अंकुर निकलता है। तो आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, भले 2 साल लगे 3 साल लगे, मेहनत ऐसी करनी है जब भी आपका अंकुर निकले ना तो आप सफल हो जाओ, है ना। 3 साल मेहनत करोगे ना, अगर ये अंकुर निकलेगा ना, ये आपकी जॉब के रूप में, आपकी सफलता के रूप में, आपकी सक्सेस के रूप में ये अंकुर निकलेगा। तो आपको बांस का पेड़ बन जाना है, उसकी तरह पेशेंस रखना है। जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे ना उतना ज़्यादा आपका जल्दी सिलेक्शन होगा, जल्दी जॉब मिलेगी, जल्दी आपका सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़, आप है ना जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसे ही मानकर तैयारी करो। पहले चीज़ हमने ये बात कर ली है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड को मान के ही तैयारी करनी है। पहली चीज़, अगर आप पेपर भी दे रहे हो ना, जैसे ओल्ड पेपर आप दे रहे हो, तो ओल्ड पेपर में आपको ना एग्ज़ाम की तरह ही देना होगा, मतलब लेना है उनको।
जैसे आप एग्जाम में बैठे वैसे ही करना है, क्योंकि देखो नकल नहीं करना है। कहा गया है ना, नकल करने वाला एक बार सफल हो सकता है, घर पे आप सफल हो जाओगे नकल करके, लेकिन पढ़ने वाला हर एक बार सफल होता है। ये एक किसी ने कहा है कि नकल करने वाला सिर्फ एक बार सफल होता है। भाई आप नकल करके पढ़ रहे हो घर में कि देख ले उत्तर इसमें डी है, फिर देखते हैं तो इसमें क्या है, इससे क्या होगा, आप एक बार टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर ले आओगे तो उससे क्या होगा। तो आपको ऐसा पढ़ना है कि आप एक बार नहीं, हर एक बार सफल हो, एक बार नहीं हर एक बार सफल हो जाओगे ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये चीज़ें। आगे देखो, एक चीज़ हमें है ना 100% के पीछे नहीं भागना है। देखो 100% के पीछे क्या कि बच्चे क्या करते हैं सारा कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए, मतलब सिलेबस 100% पूरा हो जाए फिर हम इन्हें याद कर लेंगे, तो इससे क्या है कि एग्ज़ाम आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको 100% के पीछे नहीं भाग कर जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, जो चीज़ें आपने पढ़ी है तो वही चीज़ें आपको मतलब बार बार रिवाइज करनी है। क्योंकि कट ऑफ देखो 60-65 या 70% रहती है, 60-65-70% कट ऑफ रहती है। तो फिर आप 100% के पीछे क्यों भाग रहे हो, पागल हो गया। तो आपको 100% के पीछे नहीं भागना है, जितनी चीज़ें आप पढ़ो उन्हें अच्छे से पढ़ो। भाई 60% भी आप पढ़ो ना, 60% ऐसा पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है ना। तो 100% के पीछे ना भागकर जो पढ़ा है उन्हें ही बार बार पढ़ना। इससे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। कि भाई क्वेश्चन बाहर आ जाए या आपको लगेगा कि हमने पेन पढ़ा क्वेश्चन बाहर से आ जाए, तो कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो चिंता क्यों करनी है आपको। भाई आपके कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो चिंता क्यों करनी है, कट ऑफ 70% रहती है। भाई 2 क्वेश्चन बाहर से आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो चिंता नहीं करनी है। और कई का आजकल ये क्वेश्चन रहता है कि सर भारत का भूगोल चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, क्या करें। मैं उनको कहता हूँ आपको क्यों चिंता करनी है। आप अगर है ना पुराना जीके पढ़ लोगे ना, राजस्थान का पुराना जीके आप पढ़ लो और आपका सिलेक्शन ना हो तो आप मुझे बता देना क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो नए से क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आप 1 2 या 3 क्वेश्चन के पीछे पूरा जीके नया पढ़ोगे, पूरा नया पढ़ोगे तो फिर सब चीज़ें नहीं हो जाएगी और कन्फ्यूजन होगी। तो इससे अच्छा है ना आप पुराना ही पढ़ो। और देखो पुराना ही क्यों पढ़ो, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या बात कर रहे थे कि आपको पुराना ही क्यों पढ़ना है। पुराना इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम 2-4 क्वेश्चन आते आते गलत कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते आते गलत करते हैं, ठीक है। अगर हम पुराना जीके पढ़ेंगे यानी पुराना जो राजस्थान का इतिहास वगैरह जो भी है वो पढ़ेंगे ना, तो जो आते आते क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं ना उन क्वेश्चनों से हमें सीखना है। वो आते आते क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है, आए हुए क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जो किताबों में क्वेश्चन है वो गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करोगे ना तो आप जो नया वाला नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी ये कसर आपकी यहाँ से निकल जाएगी। क्योंकि देखो 1.5 साल हो गया है कि राजस्थान का जीके में चेंजअप का भी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन 1 या 2 आ रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आप क्या कर रहे हो कि पूरा जीके नया पढ़ रहे हो, पूरा क्यों पढ़ रहे हो, पागल हो गया आप। मेरे हिसाब से ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आप पढ़ो तो देखो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है भाई हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, मैं स्मार्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। भाई आप हार्ड वर्क कर सकते हो कि सब चीज़ें आप याद कर सकते हो तो आप पढ़ो बेफिक्र होकर, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप नया नहीं पढ़ के अगर पुराना भी पढ़ते हो और आसान से क्वेश्चन आप गलत नहीं करते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कन्फ्यूजन हो जाती है, दबाव रहता है, हम आते हुए क्वेश्चन 2 4 5 गलत कर देते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हमें सही करना है इस बार, ठीक है ना। तो आप पुराना पढ़ के भी ये चीज़ें सही कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आप कोई प्रश्न बाहर से आ जाए तो चिंता नहीं करनी है, उस चीज़ हमने बात कर ली। और आपको प्रमाणिक किताबें पढ़नी है, ठीक है ना। आपको क्या पढ़नी है, प्रमाणिक किताब पढ़नी है, दूसरी किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है। प्रमाणिक किताबें कौन सी, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, ठीक है। और स्कूल वाली किताबें जैसे हमारा राजस्थान करके सामाजिक विज्ञान की किताबें और चल रही है। जो किताबें स्कूल में चल रही है या राजस्थान सरकार चला रही है या भारत सरकार चला रही है, आपको वही किताबें पढ़नी है। अगर आप रीट की तैयारी भी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये किताबें पढ़ोगे ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी या स्कूल की किताबें, इससे आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। लेकिन एक फ़ायदा और बता रहा हूँ, या आप रीट में लग गए फिर आप सेकंड ग्रेड की करोगे तो आप है ना उन्हीं किताबों को आपका रिवीजन करना है। आपको वही किताब वापस पढ़नी है। नहीं तो देखो आप गाइड लेके आओगे, रीट के लिए अलग गाइड पढ़ी, सेकंड ग्रेड के लिए अलग गाइड, थर्ड ग्रेड मतलब फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग गाइड, तो 3 गाइड आपको पढ़ोगे। तो इससे क्या है कि हमारा टाइम भी ख़राब हो जाता है, चीज़ें याद भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें प्रमाणिक किताबें पढ़नी है और हर एग्ज़ाम में उन्हीं किताबों को पढ़ना है। उन्हीं किताबों को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो आपको गाइड नहीं पढ़नी है, प्रमाणिक किताबें पढ़नी है। गाइड हमेशा क्या कर देती है,
मिस गाइड कर देती है। क्या कर देती है? मिस गाइड कर देती है। तो आपको गाइड से बचना है। प्रमाणिक किताबें पढ़नी है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें खूब आती है, हमने पहले बुक लिस्ट सहित बना रखी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट करना, वापस हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ये हो गई किताब की बात। किताबें कौन सी? प्रमाणिक। प्रमाणिक कौन सी? हिंदी ग्रंथ अकादमी की, या राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित मतलब चल रही किताबें हैं, या भारत सरकार द्वारा चल रही जो किताबें हैं, या फिर जो स्कूलों में भी किताबें चल रही है, वो किताबें प्रमाणिक मानी जाती है। क्योंकि देखो, पेपर सेटर जब पेपर बना रहा होता है ना, उसके हाथ में गाइड नहीं होती है। उसके हाथ में क्या? गाइड कभी नहीं होती है। ठीक है ना, कम चांस कई बार होता है कि वो क्वेश्चन आ गया, तो वो अलग बात है, वो है देखो अपवाद होते हैं, गाइड नहीं होती। उनके पास प्रमाणिक किताबें होती है। प्रमाणिक किताबें हम पढ़ेंगे ना तो आराम से अपना हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आपको प्रमाणिक किताबें ही पढ़नी है। अब देखो अगली बात है ओल्ड पेपर। कोई मुझसे पूछते हैं सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें क्या, तो मेरा उनसे बड़ा सा एक ही मैं उनको मतलब एक ही पंक्ति में उत्तर दूंगा कि भाई ना, मेरी तरफ से ना है बिल्कुल ही। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। देखो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे उल्टा आपका दिमाग खराब होगा। आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आप उस कोचिंग के रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, या उस कोचिंग के नोट्स आपके पास नहीं है, तो आपके क्वेश्चन होंगे गलत। क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर होगा दिमाग खराब। दिमाग खराब होगा तो पढ़ाई छूटेगी तो टेंशन आएगा, तो है ना, ये चीज़ें घूम फिर के ऐसे चलेगा। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करके जो पुराने पेपर आरपीसी ने, चयन बोर्ड ने, या किसी भी संस्था ने करवा रखे हैं, उन पेपरों को इतनी बार निकालना है, इतनी बार निकालना है, इतनी बार निकालना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन छप के आ जाए आपके एग्जाम में। ऐसा होता है, ठीक है ना, रियल में होता है ये चीज़ें। आप ओल्ड पेपर की है ना पूजा करो, ओल्ड पेपर को सामने रखो, सुबह उठ के अगरबत्ती करो ओल्ड पेपर की आप, क्योंकि ओल्ड पेपर ही ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड ही गोल्ड है मेरे हिसाब से। क्योंकि टेस्ट सीरीज मैंने तो ना कभी ज्वाइन करी है, ना मैं आपको बोलूँगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ठीक है, ओल्ड पेपर की पूजा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, और आया हुआ क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बताया गलत नहीं करना है, आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है, किताब वाले क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ये 3 चीज़ आप फॉलो करो ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये होगी टेस्ट सीरीज की बात। अगली बात है, कई जने पूछते हैं कि सर कोचिंग करें कि नहीं करें। देखो, कोचिंग का ऐसा है, क्योंकि देखो जब तक आप कोचिंग नहीं करोगे ना, और बाई चांस आपको सिलेक्शन नहीं होता है, बाई चांस नहीं, वैसे हो जाएगा आपका। आप अगर मेरे से जुड़े हो, वैसे हिंदी के 92 के आसपास कैंडिडेट मेरे से जुड़े हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं हम साथ मिलके, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका 100% होगा। फिर भी कई बार क्या होता है कि हम कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ कर लेते हैं, और बाई चांस नहीं होता ना, फिर सोचते हैं यार कोचिंग नहीं करी। तो अगर आपको मन का भ्रम निकालना है, वहम निकालना है, तो आप एक बार कोचिंग कर लो, किसी में कर लो, सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना भाई, मैं तो सपोर्ट नहीं करूँगा कि कोचिंग करो आप, है ना, एक अच्छा कोई आपको गाइड करने वाला भेजे तो वो सबसे बेस्ट है। कोई लगा बंदा है, कोई मेहनती बंदा है, ऐसे नहीं भी कोई भी आप किसी को भी पकड़ लो, मेहनती है, अनुभवी है, उसको पता है। देखो, जो बंदा अनुभवी होगा, मेहनती होगा, उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे ने मेहनत की है। ठीक है ना, उसकी बातों से पता चल जाएगा। तो आप ऐसे बंदों को ढूंढो, किसी को जो आपको गाइडेंस दे सके। ठीक है ना, उनसे बात करो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वैसे हिंदी के कैंडिडेट का भी मेरे पास जुड़े हैं, हम कर रहे हैं तैयारी साथ मिलके, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी। और कोचिंग का जोश क्या है, कोचिंग का जोश आपको एग्ज़ाम सेंटर में, आप जब आपकी परीक्षा होगी ना तब तक रहेगा। सेंटर में घुसोगे ना तब तक शानदार जोश रहेगा कि पेपर को फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब आप बाहर निकलोगे ना पेपर देके, फिर लगेगा यार गलती कर ली, कोचिंग नहीं करते तो 20 क्वेश्चन और ज़्यादा करते, कोई कहेगा 30 क्वेश्चन ज़्यादा करते, कोई कहेगा 40 क्वेश्चन ज़्यादा करते। तो ये चीज़ क्या है, तो आपको बाद में गिल्टी फील होगा, लेकिन जब नहीं होगा तो तब भी गिल्टी फील होगा, हमने कोचिंग नहीं करी। तो ये एक अंतर्द्वंद वाली चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट है वो, है ना, साइकोलॉजी में हाँ, द्वंद्व, इसके क्या नाम भूल गया मैं, प्रत्यार और द्वंद्व अलग अलग है ना, वो ऐसा कुछ है, तो वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको खुद के स्तर पर निर्णय लेना है। ठीक है, आगे देखो, टाइम फिक्स करो। कौन से टाइम फिक्स करने की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे देखो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसका, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सबका टाइम फिक्स करो भाई। जैसे देखो, मैं मेरा बता रहा हूँ, मुझसे सुबह जल्दी कभी नहीं उठा गया, अब भी नहीं उठा जाता। अब ठीक है, स्कूल जाना पड़ता तो वो उठना पड़ता है ज़बरदस्ती। ठीक है ना, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको क्या करना है, टाइम फिक्स करना है। मेरा टाइम यह था कि मैं 8 बजे उठता था। ठीक है, 8 बजे से लेके 1 बजे तक मैं शानदार पढ़ाई कर लेता था। 8 से 1 बजे तक मोबाइल को मैं छूता तक नहीं था, हाथ भी नहीं लगाता था। ठीक है, 8 से 1 बजे तक सिर्फ टाइम देखने के लिए हाथ लगाता था। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया चलाऊँ। देखो, सोशल मीडिया में एक्टिव था, ट्विटर में चलाता हूँ, इंस्टाग्राम में चलाता हूँ, स्नैपचैट में चलाता हूँ, व्हाट्सएप में चलाता हूँ, पता नहीं कौन कौन से चैट है, सारे में चलाता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या है कि आपको टाइम फिक्स करना है कि सोशल मीडिया 2 घंटे चलाना है, 4 घंटे चलाना है। मैं तो 5 घंटे चलाता था। ठीक है, वो आपको फिक्स कर लेना है। ये नहीं पढ़ रहे हो, मैसेज आया, आता देख रहे हो किसका मैसेज आया, थोड़ा और बड़ा और मैसेज आया, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको टाइम फिक्स कर लेना है कि भाई सुबह हमें 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है। डेली आप 6 घंटे पढ़ाई कर लोगे ना 3 महीने, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता,
कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आप टाइम फिक्स कर लो कि इतना पढ़ना है, इतना सोना है, इतना घूमना है। ठीक है ना, जो कुछ भी करना है उसका टाइम फिक्स करना है। ठीक है, आगे देखो, पढ़ाई का माहौल खुद बनाना पड़ेगा आपको। जैसे देखो कोई गांव में रह रहा बच्चा कि सर यहाँ तो माहौल ही नहीं है, वो नहीं है। जैसे मैं देखो, मैं क्या करता था वो गाँव वालों को सबको पता है। ठीक है, तो माहौल खुद को बनाना पड़ता है। जैसे माहौल कैसे बनाए, तो मेरा माहौल कैसे बने, मैं जयपुर गया था 2-3 महीने मैंने तैयारी करी वहाँ, और उसमें मेरी बीएड चल रही थी, वो रीट आई थी 35,000 वाली। तो उसमें मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था, वो भाषा वाला इधर उधर, और मेरा क्या रिजल्ट भी आया नहीं था। तो इतना वो सीरियस होकर तैयारी की नहीं थी, बस यही मन में था कि एक बार कोचिंग कर ले फिर देख लेंगे। उस एक बार के चक्कर में 5 साल निकल गए भाई। उस समय अगर अच्छे से तैयारी कर लेते ना तो उस टाइम भी हो जाता। तो मैंने क्या सोचा कि एक बार देख लेते हैं, आगे से तैयारी करेंगे। तो आपको एक बार वाला नहीं करना है, आपको इसी बार अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो माहौल की बात कर रहे थे। माहौल का क्या है कि माहौल आपको खुद को बनाना है, ग्रुप आपको बनाना है। जैसे मैंने क्या करा, मैं गाँव आ गया कि अब पढ़ाई करें कैसे, पढ़ाई होती नहीं। तो मैंने क्या करा, नया नया टेलीग्राम आया था, टेलीग्राम बना लिया। टेलीग्राम में ग्रुप बनाया जिसमें लोग जुड़ते गए। अब तो खूब सारे लोग जुड़ गए। तो उनसे मैंने क्या है कि डिस्कशन शुरू कर दिया, क्यूज बनानी शुरू कर दी, पता नहीं क्या क्या करा। मतलब खुद ही माहौल क्रिएट कर लिया। मतलब पहले मैं पूछता था लोगों से कि सर कैसे पढ़े, तो बाद में एक टाइम ऐसा है कि लोग मेरे से पूछने लगे। मतलब ये ग्रुप बनाए ऐसे, तो लोग मेरे से पूछने लगे। वो होता है ना कि भाई कितना ज्ञानी होगा, लेकिन उस समय मुझे अनुभव नहीं था। अब तो ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, अनुभव भी हो गया, लेकिन उस समय भी लोग पूछते थे। इससे क्या है कि ये मेरे टेलीग्राम मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। तो आप देखो, मैंने ये बनाया, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम बनाओ, ग्रुप बनाओ, ये बनाओ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैंने मेरे लिए बनाया, मुझे ये सही लगा, क्योंकि मैं क्या थोड़ा मोबाइल का आदी हूँ, तो चलाता रहता हूँ, एनी टाइम मेरे हाथ में मोबाइल रहता है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको शेयर कर लेनी है। माहौल खुद को बनाना है। ठीक, कोई कुछ भी किया आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और पढ़ाई के साथ कुछ काम करें कि नहीं करें। देखो, अगर आपकी स्थिति सही नहीं है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आपको कुछ काम साथ में ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अभी देखो एक भर्तियों का कुछ पता है नहीं, और जब वैकेंसी आ जाए ना, वो डेट आ जाएगी, लग रहा है अभी 3 महीना है बचा एग्ज़ाम में, या 4 महीने बचे हैं, तब आपको वो जॉब छोड़ के अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, पढ़ाई के साथ कुछ काम अभी कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, काम आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छे से तैयारी करोगे। नहीं, देखो घर वालों से बार बार मांग भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो घर वाले मना नहीं करते हैं, लेकिन एक उम्र हो जाती है तब हमें शर्म आने लगती है कि हम अब हमारी उम्र है, इनको कमा के दें, और अब हम इनसे मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा गिल्टी फील होता है। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई के साथ कुछ काम करो आप। तो मैंने तो क्या करा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ चला के जुगाड़ किया था, पर घर वालों की तरफ से कुछ मना ही नहीं थी। पर मेरी तैयारी थोड़ी अलग थी। मैंने लवर और टी शर्ट में 5 साल निकाल दिए। पूछ लेना आप किसी से, लवर और टी शर्ट में 4 या 18, 4, 22, 4 साल निकाल दिए। ठीक है ना, कुछ नहीं लेके आया, बस अच्छे से तैयारी करी। तो वो देखो, वो आप पे डिपेंड करता है। ज़रूर नहीं है कि आप लवर टी शर्ट में तैयारी करो। वो मेरा था, मेरी थिंकिंग थी भी कपड़े कब लाने हैं सिलेक्शन के बाद। मैंने ये सेट कर रखा था। ठीक है ना, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से सेट करो, तो उससे क्या है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो उससे सब चीज़ें सेट हो जाएगी। आप 4 साल कपड़े नहीं लाओगे, सस्ते कपड़े पहन लो, सब अच्छे कर लो, पढ़ाई अच्छी करो। ठीक है ना, तो बाद में आप आराम से कपड़े पहनना, कुछ भी पहनना, कौन मना करेगा आपको, है ना। ये चीज़ आपको करनी है। पढ़ाई के साथ कुछ काम मेरे हिसाब से करने चाहिए आपको। बाकी तो आप देख लो, आप खुद समझदार हो। वो कहते हैं ना, जूते कपड़े सस्ते पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए ना। जूते कपड़े क्या सस्ते पहन लो, बाद में सिलेक्शन के बाद महंगे पहन पाओगे, यूएस पोलो के पहनोगे, अच्छे पहनोगे, अच्छी ब्रांड आती है ना, वो पहनोगे, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब तक सफल क्यों नहीं हुए हो, उस पर फोकस आपको करना है। भाई अब तक आप फेल क्यों हो रहे हो, इतनी बार फेल क्यों हुए, कहाँ गलतियाँ रही, वो आपको सुधार करना है। ठीक है ना, देखो आपकी गलतियाँ आपको पता है, खुद की गलतियाँ खुद को पता होती है, किसी और को पता नहीं होती है। तो इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और आप बराबर पढ़ोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखो, अगर आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों मिक्सअप रूप से करते हो ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। और अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, एक चीज़ ध्यान रखना, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि उसको इतना आता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है ना, कंपेयर करना ही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी आप है ना अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, जल्दी सक्सेस हो जाओ। जितना जल्दी सक्सेस हो जाओगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना कि सफल होना बड़ी बात नहीं है, क्या सफल होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में सफल होना बड़ी बात है ना। आप सही टाइम में सफल हो जाओगे, अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी, तब आपको फीलिंग आएगी कि यार मैं कम एज में अच्छा बना हूँ, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। तो टाइम पे सफल हो जाओगे ना, तो फिर वो मज़ा ही और है
ना। तो मैंने कल एक रील वगैरह कुछ देख रहा था, किसी ने लिखा था कि किसी लड़की ने लिख रखा था कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि कब तक पढ़ेगी, यानी कब तक पढ़ेगी, पढ़ते पढ़ते वाइट बाल आ गए तेरे, ये हो गया। हाँ ठीक है, तो उसने कहा था कि जो लोग मुझे ये कह रहे थे ना कब तक पढ़ेगी, तो बूढ़ी हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। तो उस लड़की ने लिखा था कि लोग ये कहते थे पहले, अब अपने स्कूल में सबसे छोटे लेक्चरर में ही हूँ, वो ये कह रही है उनको, मतलब ताने के रूप में, जवाब के रूप में। वो तो एक मतलब एक रील थी, लेकिन ये चीज़ें आपको पॉजिटिव रूप से लेनी है, ठीक है ना। तो सब चीज़ों में फोकस करना है, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लेना। और बाकी तो क्या करना है आपको, एक चीज़, हाँ एक क्वेश्चन और था, ये छूट गया, कि जब भी आपको डर लगे, पढ़ते हुए डर तो लगता है ना कि यार डर लग रहा है, अब क्या करें, तो आपको सोचना है पेपर ऑब्जेक्टिव है। पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव। भाई पेपर आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, तो अब डरना क्यों है, पेपर ऑब्जेक्टिव है, 4 में से एक सही है, या तो ये सही है, फिर ये सही है, फिर ये सही। ये सोचना है, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं तो यही सोचता था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 में से एक करना है। अब 5 और आ गए हैं ना, वो छोड़ने वाला है, कोई नहीं, पेपर ऑब्जेक्टिव है, चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। जब भी डर लगे सोचो पेपर ऑब्जेक्टिव है, चूज ही करना है, कर लेंगे। और ज़्यादा डर लगे तो सोचो कि हम पढ़ रहे हैं, पेपर बनाने वाला नहीं पढ़ रहा है, मतलब हम तो अभी पढ़ रहे हैं, पेपर जो बनाएगा वो तो बहुत पहले पढ़ा होगा उसने, वो हमसे तुलना थोड़ी हो सकती है उसकी, है ना। तो जब भी डर लगे पहले चीज़ तो सोचो पेपर ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। और ज़्यादा डर लगे तो सोच लो पेपर बनाने वाला पढ़ नहीं रहा, हम तो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो हम जब पेपर देंगे तो उसको हरा देंगे। हरा कैसे देंगे, हम अच्छे नंबर ले आएंगे और कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। से देखो कट ऑफ 70% रहती है, आराम से हो जाता है। तो बाकी तो चीज़ें हमने सब चीज़ों में बात करी है, और बाकी कोई आपका क्वेश्चन और हो तो आप वो ज़रूर पूछ लेना। और मैंने कोशिश करी है देखो बताने की, जो मेरा अनुभव था मैंने बताए हैं। और बाकी रही मेरे सफल मतलब मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, देखो मेरी तैयारी 4-5 साल की थी, सीधी बात है। मैं जो है वो चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, फेल भी हुआ हूँ, वो बात नहीं फेल नहीं हुआ हूँ, RS में फेल हुआ हूँ। मतलब जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था ना, वही मेरा ड्रीम एक ही था कि मैं इसकी तैयारी करूँ, इसमें हो गया मैं फेल। मतलब कब, 2018 में। उसके बाद मैं 2021 वाली RS वाली भर्ती आई, इसमें हो गया, लेकिन जैसी पोस्ट की मुझे उम्मीद थी वो पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है सिलेक्शन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पोस्ट की उम्मीद थी ना वो नहीं मिलेगी, तो फिर वो अब मन नहीं कर रहा है कि भाई अब RS ज्वाइन करे कि नहीं करे। तो ये चीज़ होती है, तो आप अच्छे से तैयारी करोगे ना आराम से हो जाएगा। जब मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा इतना कुछ है ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, फिर भी कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। मैंने कई सिलेक्शन निकाले हैं, 2 फर्स्ट ग्रेड, 2 सेकंड ग्रेड, 2 रीड वेटिंग क्लियर हुई है, 1 KVS, 1 RS, 2 2 4 2 6 2 8 सिलेक्शन। खूब होते हैं, 8 नौकरियाँ कम नहीं होती है। तो बाकी आपको तो 1 नौकरी लेनी है, ठीक है। अब अच्छे से तैयारी करो, और सेल्फ मोटिवेशन रखो, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, बार बार पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन आराम से होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कुछ अच्छे कंटेंट के साथ जल्द ही यूट्यूब पर और अपने गूगल मीट पर। जय हिंद, जय भारत।